अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7। मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, सच टीवी हैं। तरीन साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। बहुत सारी चीज़ें आज आपसे पूछने वाली है। एक तो DGISI की तकर्रुरी हो गई, 19 नवंबर आखिरी डेट है फैज़ हमीद साहब के लिए अपने ऑफिस की, उसके बाद वो पेशावर कोर की कमान संभाल लेंगे और नदीम अहमद अंजुम साहब DGISI तैनात हो जाएंगे। उसी दिन उनके नोटिफिकेशन हो गया। अल्लाह अल्लाह करके मामला एक तरफ बैठा। बड़ी हाईली मीटिंग हुई वज़ीर आज़म की जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और उसके साथ साथ वहाँ पर DGISI फैज़ हमीद साहब भी पहुँचे। ये बड़ा अहम इजलास रहा, इस पर भी बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब का तेहरान विजिट, उस पर भी बात होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके भी चंद निकात हैं जिस पर आज बात कर लेंगे। फिर उसके साथ साथ सर, जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने मुल्तान का विज़िट किया है। जनूबी पंजाब के हवाले से कितनी अहम पेशरफ्त हो सकती है, वज़ीर आला के विज़िट से कितना हौसला आएगा उस खित्ते में लोगों को कि चलें जनूबी पंजाब से वज़ीर आला है तो वज़ीर आला जनूबी पंजाब आ भी रहा है, देख भी रहा है मामलात को। बेशक कोरोना वैक्सीन के हवाले से घर घर मुहिम की बात क्यों ना हो। तो सर, आखिरकार हो गया नोटिफिकेशन। अच्छा अरसलान साहब, पाकिस्तान के 74 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि DGISI की तकर्री के लिए इस तरह कोई थोड़ों पर तकरीबन तो बहसें हुई हों या TV चैनल्स पर हुई हों या कोई पॉलिटिकल कारकुनों में हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बहुत राजदाराना तरीके से पसे पर्दा रहकर सारी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत होती है। प्राइम मिनिस्टर के बाद ये फिर अब जो है आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मामला तय होते हैं, फिर एक समरी जाती है और एक नोटिफिकेशन हो जाता है। ये इतना तूल पकड़ गया ये मामला, ऐसे लग गया कि जैसे कोई बड़ा तनाज़ा बन गया था। और मैं एक बहुत तवील अरसे से जर्नलिज़म में हूँ, लेकिन इस लगभग 2-3 हफ्ते के दौरान ये जो पिछले गुजरे हैं, 6 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था और आज तक 26 अक्टूबर तक, मेरे कानों ने जो कहानियाँ सुनी हैं, मेरे कानों ने जो बातें सुनी हैं, आप यकीन माने कि कभी किसी वक्त मुझे वक्त ने इजाज़त दी तो मैं ये सब कुछ लिखूँगा कि क्या क्या बातें हुई। इस पर ब्यूरोक्रेट्स क्या कह रहे थे, इस पर पॉलिटिकल कारकुन क्या कह रहे थे, पॉलिटिकल लीडर क्या कह रहे थे, खुद हुकूमती वज़रा क्या निजी महफ़िलों में कहते रहे हैं, और फिर अपोजिशन वाले जो हैं वो भी इस इंतज़ार में थे कि कब कोई सूरत हाल जो है वो मामलात ख़राब होते हैं। और मैं समझता हूँ कि कभी ऐसा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के एक बहुत खुशकिस्मत और लकी वज़ीर आज़म थे कि पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ, उनके पीछे खड़ी है। और इस किस्म की जिस किस्म का माहौल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिला हुआ था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही कोई किसी ने कभी सोचा भी हो कि ऐसा हो, शायद सोच में किसी के हो, कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। वो इतना खूबसूरत माहौल मिलने के बाद ये एक तकर्री जो कोई बड़ा काम नहीं था, छोटा सा काम था, उसको इतना मुतनाज़ा बना दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का जो एक पेज का भरम था वो खुल गया है। सर एक बात बताइए, एक दरार आ गई इसमें। आपने जो था का वर्ड यूज़ किया, तो जो माहौल मिला हुआ सारा कुछ था, वज़ीर आज़म लकी थे क्यों किया आपने? वज़ीर आज़म मतलब लकी थे, मैंने कहा कि एक खुशकिस्मत थे ना, बाकी वाले अब नहीं हालात थे। उससे मुख्तलिफ है। अब जाहिर है बिल्कुल हालात तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा मुख्तलिफ होंगे। वो जो बिल्कुल आपको पूरी सपोर्ट मिल रही थी शायद अब उस तरह की ना हो, और किसी को अब किसी के तनाज़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब खेल भी हाज़िर है, मैदान भी हाज़िर है, खेल शुरू हो गया बलूचिस्तान से। आप देखें पंजाब में भी आएगा, फिर इधर आगे भी आएगा, फिर चेयरमैन सेनेट के बारे में भी आएगा। तो ये तकर्री जो है, ये मैं समझता हूँ इसको लगभग 2-3 हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था। 20 दिन की और इतने दिन का डिले होना, ये देखें ISI जो है वो पाकिस्तान के दिफा की फ्रंट लाइन है, वो पहली हमारी दिफाई लाइन है, और दुनिया की एक बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने सोवियत यूनियन जैसे एक ताकतवर मुल्क को, और जिसके पास जदीद फ़ौज, जदीद आलात थे, अफ़गानिस्तान ने हमने उसको शिकस्त दी। ठीक है, फिर तालिबान के ख़िलाफ़ हमने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी, ये सारी ISI के सर पर दुनिया मुतरफ है। ISI जो है वो हमारी फ्रंट लाइन की दिफाई लाइन है, और उसके साथ और उसके DG की तैनाती के साथ
आप इस तरह कर रहे हैं। पहले क्या हुआ हमारे मुल्क में इस 70 सालों में? ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ग्रुपों में तकसीम है। ये पीपल्स पार्टी की है, ये नून लीग की है, ये ANP के लोग हैं, ये फलां के हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सियासत में मतलब पूरी तरह उसको मुलव्वस कर दिया गया है। पूरे का पूरा सिस्टम हमारा जो है सिविल सर्विस का वो बैठ गया है। क्या आप फ़ौज के सिस्टम को भी ऐसे करना चाहते हैं? पाक फ़ौज का एक बड़ा मुकद्दस इदारा है, कौम पूरी उसके साथ खड़ी है। तो ये जो तकर्री होती हैं, आज भी हो गया ना नोटिफिकेशन, आपको याद होगा मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था, रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी हुई है, कि मुझे तो मेरे सोर्सेज ने बताया है कि एक ही समरी है और एक ही नाम है, चाहे वो 3 दफ़ा लिख लें, चाहे आप। अच्छा, जो वज़ीर आज़म ऑफिस से ये खबरें थी कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उन नामों पर, तो बस ठीक है, वज़ीर आज़म ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ होगा। हमारे तो, हम तो किसी की वो निगाह, हम तो अपने जो हमारे सोर्स हमें बताते हैं या जो हालात, दस्तयाब हालात और मालूमात होते हैं, हम तो उसकी बुनियाद पर तज्ज़िया करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तैनाती को तूल देने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी का। बिल्कुल ठीक बात और है, इसको फौरी तौर पर हल कर लेना चाहिए था। आज भी हो गया ना, वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई जो मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ हुकूमत को। मैं समझता हूँ कि जिस तरह होना चाहिए था, देखें अब मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कोई दोस्त है ना, हम दोस्त, बात अगर वो उनकी कोई तलखी हो जाती है तो बेशक वो दोस्ती बरकरार रहे, लेकिन दिलों में वो वाली अहमियत नहीं रहती। वो फिर आप उसको अवॉइड करते हैं, उस तरह उससे बात नहीं करते। कोई और रिश्तेदारों में ऐसा हो जाए तो ये तो मुल्की सतह पे बात हो रही है। मैं ये नहीं समझता कि आखिर हुकूमत ने इतने दिन इस नोटिफिकेशन को क्यों रोका, क्या वजह थी, क्या मतलब इसके पीछे वो थे कि इतना लंबा ये टाइम लिया गया। फिर आपको पता है जब लंबा टाइम आप लेते हैं फिर लोग बातें भी करते हैं, फिर दूसरी बातें भी होती हैं। फिर मरीम नवाज़ ने जंतर मंतर की बातें भी की, फिर बहुत से कालम भी इस पर लिखे गए। ये कहानियाँ तो फिर ख़ुद होती हैं ना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़ुद हुकूमती वज़रा ने और हुकूमत के लोगों ने और मुशीरों ने आके मीडिया पे बातें की, खुद बातें करना शुरू कर दी। सबसे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद से ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा जी मैं इस पर बात नहीं करता, या आप वज़ीर दिफा से पूछें या फवाद चौधरी से पूछें। वैसे वो कायनात के हर मामले पे बात करते हैं, चाहे उनसे जो पूछें वो आपको बता देंगे, माहिर है हर मामले। ये नहीं उन्होंने दिया, ये बात उन्होंने इस अंदाज में करके ख़ुद मामलात को आगे किया, मीडिया पे आया, डिस्कस हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इंतहाई खामोशी से होना चाहिए था। और ये जो वो पिछले दिनों एक चीफ विप साहब हैं हमारे शहर के, आमिर डोगर साहब, उन्होंने ये कहा जी प्राइम मिनिस्टर उनको रखना चाहते थे जनरल फैज़ हमीद को, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मामला था। अफ़गानिस्तान का हम 40 साल से अफ़गानिस्तान को देख रहे हैं, और हमारे तो ये जो नौजवान जब कर्नल भर्ती होते हैं, जब शुरू में कमीशन लेते हैं और जनरल बनने तक ये बहुत कुछ सीख जाते हैं। कोई एक आदमी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक आदमी ही जानता हो, हर आदमी को पता होता है अफ़गानिस्तान के जनरल आने तक ऐसे थोड़ा है कि भाई आप मुँह उठाएं और जनरल बन जाए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बड़े काबिल अफसर हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस हैंडल किए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। और ज़ाहिर है एक इदारा है, मुनज़्ज़म इदारा है, वो अपने सिस्टम्स के तहत चीज़ें चलाता है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उसके सिस्टम्स, उसका तरीक़ा कार वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत की जानिब से जो कुछ किया गया, ये इससे कोई नेक नामी नहीं हुई हुकूमत की। हुकूमत की इस हवाले से कोई ये कहा जाए कि कोई नेक नामी हुई है, ये जो इनकी कोई कामयाबी हुई हैं, यही नोटिफिकेशन अगर 20 दिन पहले हो जाता तो ये सारी बातें जो हुई हैं, और जो मेरे कानों ने बातें सुनी हैं, जो मैं ऑन एयर कह नहीं सकता, जो कहानियाँ सुनी हैं, वो कहानी किसी वक्त मैं मंजर आम पर लाऊंगा, अपनी कोई किताब लिखूंगा, कोई कालम लिखूंगा, तो फिर पता चलेगा कि यहाँ के वज़रा क्या सोचते थे और अपोजिशन वाले क्या सोचते थे। बहरहाल ये सारी बातें बताने का सिर्फ मतलब बुनियादी ये था कि हुकूमत को इस तरह के फ़ैसलों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह आज ये फ़ैसला हुआ, ये सारी चीज़ें तय हो गई, ये बहुत अच्छा हुआ। और मैं समझता हूँ कि वो जो एक तासुर था कि दराड़ आ गई है, दिलों में कोई तब्दीली आ गई है, वो नहीं होनी चाहिए। और सारे इदारे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पहले से आते, उम्मीद है उसी तरह होंगे और मामला आगे चलेंगे। सर एक चीज़ और है, ब्रेक पर जाने से पहले इसी इजलास में कालदम जमात से मुतालिक भी अहम फैसलों पर मुशावरत हुई है। मैं आगे चल के शेख रशीद साहब का जिक्र करूँगा। फ़िलहाल जब वज़ीर आज़म से मुशावरत हुई है, किस जानिब जाता देख रहे हैं आप मामला को? देखें, बात यह है कि कालदम तंजीम जो है उसकी सारी बातें जो हैं वो ठीक है जो वो कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता
कि कोई ग्रुप उठे और वो कहे जी आप फ़लाँ एम्बेसडर को निकाल दें, आप फ़लाँ एम्बेसी बंद कर दें, ऐसा नहीं होता। फिर रियासत कहाँ गई, फिर रियासत के कानून कहाँ गए, फिर रियासत की जो जिम्मेदारी हैं वो कहाँ गई। तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के हम बात भी इस पर करेंगे। ये जो है रियासत की एक जिम्मेदारी है और रियासत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लश्कर उठे और वो अपनी मर्जी के बिल्कुल ठीक है मुतालबात सर, करने एक छोटा शुरू सा कर ब्रेक दें। लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा इसी को आगे बढ़ाएंगे बात को। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ निकात थे, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। शेख रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज रात दोबारा कालअदम तंजीम से मुज़ाकरात करूंगा, उम्मीद है वो लोग वादे के मुताबिक सड़कें खाली कर देंगे। कालअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के अलावा तमाम मुतालबात मान लिए गए। सुनवाता हूँ आपको शेख रशीद साहब ने क्या कहा, फिर ज़रा सजाद तरीन साहब से इस पर बात करूँगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिपोर्ट मुझसे तलब की कि जो मैंने टीएलपी के साथ नूरुल हक कादरी साहब और गंडापुर और दूसरे लोगों के हमरा मीटिंग्स की, जिसमें हमने जो टीएलपी के साथ बात की थी उसमें सारी बातों पर रजामंदी है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो आज रास्ते खोल देंगे, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और सवाए एक फ्रांस एम्बेसी के मसले पर हमारे कोई रिजर्वेशन नहीं है। तरीन साहब कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ यही एक मसला है, रात में रास्ते खुल जाने थे, वेट कर रहे हैं। इसमें उनके जो बाकी मुतालबात थे कि हमारी तंजीम को कलअदम करार दिया गया है, हमारे लोग गिरफ़्तार हुए हैं, हम पे मुकदमात दर्ज हुए हैं, हमारे फ़ंड्स जो हैं वो सीज़ कर दिए गए हैं, वो सारी तकरीबन मुतालबात बड़े अहम थे और हुकूमत ने वो सारे मान लिए हैं। शेख रशीद साहब ने ये भरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है ना जी कि उनकी सारी बातें मान ली हैं, सिर्फ एक बात की, तो वो ये कहते हैं कि अगर हम ये बात भी माने तो उसके बाद तो फिर पूरी दुनिया में और यूरोप में, और उन्होंने मजबूरियां बताई कि हमारी क्या मजबूरी हैं। देखिए हमने दुनिया के साथ चलना है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रुप उठे वो कहे जी ये कर दें, कल को दूसरा ग्रुप आ जाए वो कहे जी आप फ़लाँ एम्बेसी बंद कर दें, तो क्या फिर हम दुनिया से तनहा हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है, हमें दुनिया को साथ लेके चलना है। लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं ये बहुत जोशीले आदमी हैं, जोश में आके बड़ी बातें कर जाते हैं। आपको पहले ही उनके साथ जो मुज़ाकरात थे या जो मुआहदा थे वो इस किस्म के मुआहदे करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप पहले ही बता देते, जो उनके पहले आज वो धरनों की तफसील बता रहे थे, फ़लाँ धरना हुआ, फ़लाँ धरना हुआ, फिर फ़लाँ धरना हुआ। भाई आप पहले उनको कह देते भाई ये काम हम नहीं कर सकते, हमारी अपनी कुछ मजबूरी हैं, बाकी हम आपके ये कर लेते हैं। अब इसको हुकूमत किस तरह हैंडल करेगी ये उन्होंने कोई प्लान नहीं बताया कि हम क्या करेंगे। उन्होंने तो ये उल्टा गिला किया कि जी आज उन्होंने जाना था और गए नहीं। मतलब रियासत क्या इस तरह बात करती है, वज़ीर दाखिला इस तरह बात करते हैं। वज़ीर दाखिला का एक जिक्र आपसे करके तो फिर वापस इस पे आते हैं। पिछली गवर्नमेंट्स में भी ये सब कुछ हुआ, तब वज़ीर दाखिला तो उनकी लैंग्वेज कुछ और थी। शेख रशीद साहब तो सपोर्ट करते थे, रास्ते भी बंद हुए, फैज़ाबाद भी बंद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो सपोर्ट करते थे। आज वही वज़ीर दाखिला इस बात पे कह रहे हैं कि वो गए नहीं, उन्हें जाना चाहिए उठ के, और यही मुतालबात पहले भी थे, यही मुतालबात अब भी। इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दशों में जब बंदा आता है ना तो फिर उसकी वो वाली बातें वो खुद भी भूल जाता है कि जी हमने ये कहा था। वो शेख रशीद साहब के क्लिप चल रहे हैं ना, गिराओ जलाओ और ये कर दो, वो सारे क्लिप आ रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उससे। लेकिन अब शेख रशीद साहब वही शेख रशीद साहब हैं। हालात बदले हैं, इसको हालात का जबर कहें या तारीख़ का मौजज़ा कहें कि वो शख्स जो पहले उधर खड़े होकर, और शाह महमूद कुरैशी साहब की तस्वीरें आई हैं जो उनके धरनों में बैठे हुए हैं और इज़हार यकजहती कर रहे हैं, आज वही बातें वो दोबारा कर रहे हैं। आज शेख रशीद साहब कहते हैं जी रास्ते नहीं खोल रहे, हम सारी बातें मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे। देखें किसी भी रियासत के लिए बतौर रियासत फ़ैसले करना मुश्किल होता है, किसी भी अपोजिशन पार्टी के लिए। इस मुल्क में अपोजिशन तो फ्री स्टाइल है, जो मर्जी बातें करते रहे। और शेख रशीद साहब जैसा एक मतलब जोशीला आदमी जो है वो तो फिर इस किस्म की तकरीरें, स्टूडेंट लीडर रहे हैं ना, तो वो मतलब हर किस्म की बातें और हर किस्म के जोश और जज्बे और वो करते रहते हैं। लेकिन जब बतौर वज़ीर दाखिला हैं तो आज उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बिल्कुल
आज उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे कि वो किस तरह बात करें और वो किस तरह वो बात कर रहे थे। तो ये चीज़ें जो हैं उनको उस वक्त भी सोचनी चाहिए थी। उस वक्त जो वज़ीर दाखिला था, चाहे वो चौधरी निसार अली ख़ान, बड़ा दबंग आदमी चौधरी निसार अली ख़ान, तो वो थे, या कोई एहसन इकबाल साहब थे। ये इस किस्म की तकरीरें, इस किस्म की गुफ्तगू से एहसन इकबाल साहब पर फायरिंग हुई, उनको गोली लगी। इसी किस्म की सूरत हाल से मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर वो जूता वाला हमला हो गया। इसी किस्म की सूरत हाल से लोगों को जज्बाती किया गया। ख्वाजा आसफ के साथ क्या हुआ सियालकोट में जी, स्याही जब फेंकी गई थी। ये इस तरह की चीज़ें हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं करनी चाहिए, और जो कम अज़ कम इस मामले पर, मज़हब के मामले पर लोगों को जज्बाती नहीं करना चाहिए। जो हक़ाइक़ हैं, जो आज शेख रशीद साहब हक़ाइक़ बता रहे हैं, उस वक्त जो वज़ीर दाखिला हो गए उनके सामने भी यही हक़ाइक़ होंगे ना। आज उन्होंने पूरी डिटेल से बताया कि जनाब हमारे पास चीफ सेक्रेटरी भी थे, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन भी थे, डीजी MI भी थे, बाकी भी लोग सारे असगरी क़यादत मौजूद थी, और उसमें ये फ़ैसला हुआ है। इसका मतलब है उनके पास सारी चीज़ें मौजूद थीं, और उन्होंने कहा जी हम असम्बली में ले जाएंगे। अब आज कहते हैं जी असम्बली में कैसे ले जाएं, अपोजिशन तो आएगी नहीं उस दिन, तो फिर हम क्या करेंगे। तो अपोजिशन अगर नहीं आएगी, तो जब आप उनसे ये मुआहदा कर रहे थे कि हम असम्बली में लेके जाएंगे और फिर लेके ये सारा कुछ करेंगे, उस वक्त आपको नहीं पता था क्या ये सारे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वक्त तो अपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हुकूमत है ना, जैसे डेली वेजेस मामलात नहीं होते कि डेली के डेली आप रोज़ाना की बुनियाद पर आपने ड्राइवर को पेट्रोल देना है और डेली मामलात चलाने हैं। यार रियासत के मामलात ऐसे नहीं चलते, ये डेली वेजेस की तरह मामला चला रहे हैं कि आज ये कर लो, चलो आज का टाइम तो गुजरे ना, आज ये मुआहदा कर लो, आज ये कर लो। फिर दूसरी बात, इस हुकूमत में जो कदावर लोग हैं, जो कद काट वाले लोग हैं, उनको भेजा नहीं गया डेलीगेशन में डाल के बात करने के लिए। देखें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर बाबर अमान साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं। ये बड़े कदावर लोग हैं और इनकी मतलब लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप उनको भेजें। आपने डेलीगेशन शेख रशीद साहब पर, नूरुल्लाह कादरी साहब ठीक है वो मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, गंडापुर साहब को आपने भेज दिया। गंडापुर साहब का कोई माजी है ऐसा मुज़ाकरात करने के, मुज़ाकरात करके वो चीनी वाली बात और दीगर बातों पे बड़ा बुरा माना है। ये कैसे मतलब आप कर रहे हैं। आप कोई मुज़ाकराती, देखें डॉक्टर तारुल कादरी साहब जब यहाँ आए थे तो पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की तरफ से जो लोग मुज़ाकरात करने वहाँ गए थे, उसमें मखदूम अमीन फ़हीम साहब, चौधरी शुजात साहब, परवेज़ इलाही साहब, कायरा साहब, ये वो लोग थे जो बात कर सकते थे, जो मामला तय कर सकते थे। आपने जिन लोगों को भेजा है, मतलब कोई डेलीगेशन तो देखे ना, और फिर पहले जो आपने चीज़ें तय की उनके साथ, उस वक्त नहीं। सर एक छोटी सी चीज़, चूँकि ब्रेक पे जाना है, एहतजाज बहुत तेज़ी से उठ रहे हैं सर, ट्रेडर्स भी आए हुए हैं, क्या बनेगा, एकदम से क्यों उठ गए। देखिए मुल्क की मुआशी हालत जो है, और फिर उसको IMF से हमने पैसे लेने, IMF का प्रेशर है। अभी तो वो चीज़ें सामने नहीं आई कि IMF का क्या प्रेस रिलीज आता है, क्या वो बताते हैं, वो अभी नहीं आ रहा। लेकिन हम इकदाम करते जा रहे हैं। उन इकदाम के नतीजे में महंगाई हो रही है, मुआशी हालत जो है हमारी वो पहले ही इतनी ठीक नहीं है, एक वो प्रॉब्लम है। फिर टैक्सेस का मामला है, ताजरों के साथ एक उलझाव पैदा हो गया। मुश्किल हालात हैं, गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं बहुत है, मुश्किल है। आगे एहतजाज भी शायद और भी देख ले गवर्नमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ईरान गए, वहाँ पर क्या मामला बात हुई, किस पर बात हुई, उस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आला के पंजाब के दौरे पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब यानी मुल्तान का दौरा किया। वज़ीर आला ने कहा कि महकमा तालीम और सेहत समेत 70,000 खाली आसामियाँ पुर करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई। आलमी वबा पूरी दुनिया की मैशत को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ कोरोना वबा का मुकाबला किया। आलमी वबा से मुस्तकिल छुटकारा हासिल करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन वाहिद रास्ता है। ज़ाहिर है सर वज़ीर आला को ये बात कहना बनती भी, और इस वक्त मुहिम भी तेज़ है। फिर घर घर जाके कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो मुहिम चलाई जा रही है, एक अच्छा स्टेप है। मैं चाह रहा हूँ सर थोड़ी सी इस पर बात भी कर लूँ, जब तक मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। मुझे ये बताइए सर जनूबी पंजाब चैप्टर कितना अहम होगा आने वाले इलेक्शन में, इससे पहले कि मैं इस पर कोई बात करूँ। मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब बहुत अहम होगा, और जनूबी पंजाब में पिछला जो इलेक्शन हुआ और पिछली दफ़ा जो हुकूमत बनी और एक बड़ा ग्रुप टूट के आया जो PTI के साथ शामिल हुआ, जनूबी पंजाब महाज सूबा जो था,
उसमें उन्होंने कहा कि जी हम 100 दिन में सूबा बनाने के लिए इकदाम करेंगे, सूबा बनाएंगे। तो वो उस तरह की सूरत हाल नहीं हुई, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। तो अगली दफ़ा जो है वो ज़ाहिर सूबे के नाम पर भी इलेक्शन लड़ा जाएगा। फिर इन्होंने 2 सेक्रेटेरिएट बना दिए, वहाँ लोग कहते हैं 1 सेक्रेटेरिएट होना चाहिए और सिर्फ मुल्तान में होना चाहिए और मुल्तान ही कैपिटल होना चाहिए। वो उस तरह बात नहीं मानी गई इन्होंने। फिर उसके बाद आगे जो हुआ वो ये हो गया कि जो कारकर्दगी है वहाँ पर वो अच्छी नहीं है, वो जो मसाइल हैं वहाँ के हल नहीं हो सके। एजाज तरीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, ब्यूरो चीफ हैं मुल्तान से हमारे। एजाज तरीन साहब, अहम दौरा वज़ीर आला पंजाब का, और क्या देखा आज, किन किन चीज़ों पर बात हुई खाली असामियों के साथ साथ, और कौन कौन से इकदाम हैं जो उठाने के बारे में बात हुई? जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बिहाड़ी और खानेवाल के दौरे के बाद फैसलाबाद जाते हुए एयरपोर्ट के करीब कोरोना वैक्सीनेशन मोबाइल सेंटर का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मजबूत है और अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अपोजिशन वैसे ही वावेला करती है और करती रहेगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मरहलावार जो है वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं और जनूबी पंजाब में जो सेक्रेटेरिएट बनाया गया इसमें 70,000 लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। ये 70,000 असामियाँ जो हैं वो जनूबी पंजाब के लोगों से ही पुर की जाएंगी। इसके साथ साथ वज़ीर आला का ये भी कहना था कि कोरोना वैक्सीन जो है वो हर शहरी को लगवानी चाहिए। ये एक आलमी वबा है। कोरोना वैक्सीन के लिए उनका ये कहना था कि उन्होंने 18,000 जो है वो पंजाब में मोबाइल सेंटर बना दिए हैं, जबकि 14,000 वैक्सीनेशन सेंटर भी कायम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि दिसंबर तक 18 करोड़ लोगों को सूबे में वैक्सीनेशन कर दी जाएगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वो जनूबी पंजाब के मसाइल हल करने के लिए और तरक्याती फंड देने के लिए भी वो पुरअज़्म है। उनका ये अज़्म है कि वो जनूबी पंजाब के मसाइल। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज तरीन साहब, ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की। सर, सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल बाइख्तियार बनाया जाएगा। आपने जैसे ख़ुद भी अभी इंकशाफ किया है सब कि 2 तरह के सेक्रेटेरिएट एक साथ काम कर रहे होंगे, किस सेक्रेटेरिएट को? अभी तो वादे ही है ना जी, अभी तक ज़मीन पे उस तरह काम नहीं है जैसे सूबाई दारुल हुकूमत में होता है। और जो सेक्रेटरी वहाँ गए भी हैं उनके पास अख्तियारात नहीं है और लाहौर की तरफ देख रहे हैं। तो इसी तरह ये मामला जो है वो कोई शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक भी मुल्तान से है। ख़ुद वो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो ख़ारजा मामलात पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। सूबे के मामलात पे शुरू में जहांगीर तरीन और उनके दरमियान डिवीज़न हो गई थी। अब जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो जनूबी पंजाब का एक बड़ा अहम ग्रुप बन गया और आने वाली जो इलेक्शन की सियासत होगी उसमें उनका बड़ा रोल होगा। तो मसाइल जो हैं वो लोगों के हल नहीं हो रहे। जैसे कहा गया था, जो PTI से उम्मीद थी वो PTI ने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो वहाँ लोगों में काफ़ी मायूसी तो है। सर, नौकरियाँ 70,000 असामियाँ जनूबी पंजाब के लिए अच्छी बातें हैं, लेकिन आप वाली बात कि जब कुछ प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आप जनूबी पंजाब तो नहीं कहेंगे, आप तो कहेंगे पंजाब के लोगों के लिए ये असामियाँ हैं, पंजाब के लोगों के लिए। तो ये जो जनूबी पंजाब के लोगों को 70,000 नौकरियाँ अगर मिल जाएँ तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ा इनकलाब होगा, क्योंकि वहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, मतलब गुर्बत है, महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। फिर एजुकेशन का जो लाहौर में मयार है वो डेरा गाजी खान में और उस जगह पे नहीं है। काफ़ी मतलब जो सहूलियत अपर पंजाब में हैं या लाहौर में हैं या और इलाक़ों में हैं वो उधर हमारे जनूबी पंजाब में नहीं है। लिया है, बखर है, इन इलाकों में वो नहीं है। वहाँ से बच्चे उस तरह कंपटीशन नहीं कर सकते। CSS में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सूबा लैदा हो ताकि CSS में हमारा एक कोटा हो जाएगा तो हमारे लड़के जो हैं वो CSS में आगे निकल जाएंगे। अच्छा तरीन साहब, आप खुद चूँकि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर आला भी रखते हैं, क्या देखा है आपने अब तक कि जनूबी पंजाब के लिए वज़ीर आला की कोई काविशें हैं? मैं नहीं समझता कि कोई काविशें हैं, कोई इतनी मतलब बदकिस्मती रही है जनूबी पंजाब की कि वहाँ हर दफ़ा जो वज़ीर आला या गवर्नर जनूबी पंजाब से ही होता है, लेकिन वो जिस तरह वहाँ परफॉर्म करना चाहिए वो परफॉर्म नहीं हो सके। अब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ारूक खान लगारी को बनाया था जिनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। उन्होंने डेरा गाजी खान एयरपोर्ट बनवाए, लेकिन उसी ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब एक जुलूस लेके गए थे मीडिया के लोगों का कि उन्होंने स्कूलों में वहाँ जानवर बांधे हुए थे, घोड़े बांधे हुए थे। उनके अपने बच्चे जो हैं वो लंदन पढ़ते हैं, बैरून मुल्क पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, असातिज़ा नहीं है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो ये मसाइल सर, जाते जाते एक छोटी सी चीज़, शाह महमूद कुरैशी का दौरा ईरान,
अहम बात हुई अफगानिस्तान वाले मामले पर, कहा गया कि हम और ईरान एक पेज पर हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ईरान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ये पड़ोसी ममालिक हैं और इनको आपस में अब मिलकर, ईरान के पास तो वसाइल भी हमसे बहुत ज़्यादा हैं, मिलकर को ईरान का अफ़गानिस्तान का हल निकालना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर अमन होगा तो कम से कम खिते में अमन होगा। अगर खिते में अमन, अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो खिते की सूरत हाल अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद तरीन साहब। कल इंशाल्लाह नाज़रीन फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।